सौम्या की भी आती रहती है। सौम्या और अमनदीप मुझे बहुत ज्यादा डीपीपी शेयर करते हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चों से भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी करके भेज दिया करो। अगर आपको पीडीएफ नहीं बनाना इट्स ओके, आप मुझे फोटो भी भेज दोगे चलेगा। यस, हैप्पी मैम आपने इंडिपेंडेंस। सबमिट कर दी थी। हाँ हाँ जी बेटा, फिर बोलो। मैम हमने सबमिट कर दी थी। अच्छा, आज करी क्या? यस मैम। चलो ठीक है सुहानी, फिर वेरी गुड। ठीक है, ओके चले ठीक है, एक बार ज्वाइन कर जाएं सारे। मैम। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार मैं ग्रुप में रिमाइंडर भी भेज दूं। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। महक कौर कौन? महकदीप कौर? यस मैम। ठीक है, मुझे प्लीज बता दीजिएगा अगर आप दूसरी आईडी से ज्वाइन किए। जशनप्रीत, वही जशनप्रीत है ना जो हरमीत के नेम से ज्वाइन करते थे बेटा? यस मैम। आपने जीमेल पे आईडी बना ली, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करें हम लोग। सो बेसिकली आज का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। एंड आज अपन को ग्रुप 15 थोड़ा सा रहता है, उसको खत्म करके वी विल स्टार्ट एंड वी विल ट्राई टू कवर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, है ना, वो हम करने वाले हैं। बस एक दिन का और रह जाएगा चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीक की जो पहली क्लास होगी वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा जो भी संडे को टेस्ट है वो तुम्हारा मेजर टेस्ट है ना? यस हाँ, उसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, सो आज बेसिकली अपना क्या रहता है, कुछ फोस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स है मेरा बेटा, उसको हम जो है कवर करेंगे। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो और उसके अलावा हम ग्रुप 16 पे जंप करेंगे। उसका भी सेम जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्राइड्स, ऑक्सो एसिड्स और सल्फर, यही सेम हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। और जो तुम्हारी चीजें डिलीट है वो हम नहीं करेंगे, सिर्फ जो तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है उसी को हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है जी। आई होप जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हो, सारे बच्चे जो है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक सारे आप लोगों को एलिमेंट्स के नाम पता चल गए हों। पता चल गए हैं? ठीक, ऑल राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को नाम पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए, क्या करा दिया था मैंने कल? लास्ट अपनी फर्स्ट क्लास थी ना ग्रुप 15 की, या सॉरी सेकंड क्लास थी, दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ना। तो ग्रुप 15 में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी, हाइड्राइड्स भी कवर कर लिए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये सारे ऑर्डर हमने कर लिए थे। एलोट्रोप्स जो है कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है ना, ये सब चीजें हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। हाइड्राइड्स वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, वहां पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। रिड्यूसिंग पावर, थर्मल स्टेबिलिटी, बोन एंगल, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप रिवाइज करने के बाद एक ब्लैंक पेज लेते हैं और उस पे जो भी रिवाइज किया है वो सारी चीजें आप लिखते हैं। ऐसा है, लिखते हैं ना? कितने बच्चे करते हैं, कर रहे हैं ये चीज, ये करना स्टार्ट किया है, ये करना स्टार्ट करने वाले हैं कि आप लोग रिव्यू? ओके, जो स्टार्ट करने भी वाले हैं वो भी हैंड रेज कीजिए। जो रिवाइज करने के बाद ब्लैंक पेज लोगे एंड जो रिवाइज किया है उसको उस पे लिखना शुरू करोगे। कॉपी को नहीं, नोट्स की हेल्प नहीं लेनी है उस टाइम पे। ठीक है, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे कह रहे हैं कि हाँ मैम करेंगे, बहुत बढ़िया। प्रतीक कहाँ हो तुम? लेफ्ट हो? यस मैम। करना है भाई, मैं लेफ्ट हो गई, 1 मिनट रुको। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है बच्चों, ये याद है मैंने कहा था ये टेस्ट मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यस ठीक है, अभी जब तुम लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ना 12th में ही क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो वहां पे बेटा नाइट्रेट के लिए टेस्ट करवाया जाता है ना। तो बेसिकली तुम्हें लैब में सैंपल मिलेगा और वहां पे तुम्हें बोलेंगे कि इसमें पता करके दिखाओ कौन सा कैटायन और कौन सा अनायन है। तो ये वन ऑफ द अनायन विच इज योर नाइट्रेट आयन। ठीक है, इसके लिए हम टेस्ट मतलब परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट का नाम होता है बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट। मतलब अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव का मतलब समझ गए ना, अगर ये टेस्ट कंफर्म हो जाता है तो मतलब हमारे सैंपल में नाइट्रेट आयन क्या है, प्रेजेंट है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है आप ये देख लीजिए। इसको करने के लिए सबसे पहले तुम्हें लैब में सैंपल दिया जाएगा। इमेजिन कर लो मैंने तुम्हें सैंपल दिया, ठीक है। अब सैंपल में नाइट्रेट आयन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तुम चेक कर रहे हो। तो तुम क्या करोगे, थोड़ा सा स्पेचुला से सैंपल लोगे और एक टेस्ट ट्यूब में उस सैंपल को डालोगे। ठीक है, स्पेचुला बोले तो अपनी भाषा में चम्मच होता है, लैब में छोटू सा। ठीक है, उसको लेके इसमें टेस्ट ट्यूब में डालोगे। गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुम्हें क्या डालना है, ऊपर से फेरस सल्फेट डालना है। क्या डालना है, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डालना है जिसमें आयरन +2 में होता है। फेरस सल्फेट में आयरन +2 में होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है मेरा बेटा, उसके बाद तुम्हें टेस्ट ट्यूब की साइड से साइड में क्या डालना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड आप इसमें लोगे सो दैट आपका टेस्ट आ पाए अगर है तो। अगर मेरा बेटा तुम्हारा नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हुआ सैंपल में तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो ये तुमने सब कुछ डाला इसमें, तो ये जो जंक्शन है बेसिकली जो लिक्विड होगा तुम्हारा, उसके जंक्शन पे ऐसे ब्राउन कलर का ऐसा तुम्हें दिखेगा जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, एक ब्राउन रिंग करके, रिंग वो वाली नहीं जो हम डालते हैं, एक रिंग बेसिकली ब्राउन रिंग, ब्राउन कलर का तुम्हें वहां पे कलर शो होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर तुम्हें वो ब्राउन रिंग मिल जाती है एट द इंटरफेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो तुमने डाला है, ठीक है, 2 लेयर बन जाएंगे, उस लेयर के बीच में आपको ऐसा ब्राउन रिंग दिखेगी। अगर वो हो जाता है इसका मतलब तुम्हारे सैंपल में क्या है मेरा बेटा, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तभी इस टेस्ट का नाम क्या है मेरा बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग और ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, तुम्हारे किसी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 20 शिफ्टें होती हैं एक साल में, जनवरी में अप्रैल में, तो किसी ना किसी के शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए, अब ये रिएक्शंस कैसी होती है ये तो हो गई बात की लैब में कैसे करोगे। अब तुम्हें पेपर में क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या पूछा जा सकता है। आइए, सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि अपने सैंपल में क्या नाइट्रेट आयन है। आप क्या डाल रहे हो, फेरस सल्फेट डाल रहे हो, जिसमें से फेरस सल्फेट में से मेरा बेटा आयरन क्या है, +2 में है। देखो, ठीक है, आपको बैलेंसिंग नहीं याद रखनी है। फिर आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है कंसंट्रेटेड, उसके नाम का इन्होंने H+ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो नाइट्रेट आयन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, NO में रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन +5 में है, यहाँ पे कितने में है बेटा, +2 में है। तो +3 से +2 में चला गया, और जो आयरन है Fe2+ वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देख रहे हो आप लोग, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इधर देखो मेरा बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब जो ये तुम्हारा NO बना ना, जो ये NO बना, उसके साथ क्या होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा। मैम ये वाला कॉम्प्लेक्स मतलब, ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपके मीडियम में पानी भी होगा मेरा बेटा। तो बेसिकली जो आयरन +2 में है ना, ध्यान से सुनो, वही किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, NO के साथ रिएक्ट करने वाला है। और जब वो NO के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, वो ब्राउन कलर की रिंग दिखाई देगी बिटवीन द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स। और यही इसका क्या है, फॉर्मूला भी है। अगर आपसे कोई पूछे बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला ये है, FeH2O कितने हैं यहाँ पे, 5 NO। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है ये, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी आफ्टर DNF लोग, वहां पे मैं दोबारा जिक्र करूंगी इस चीज का। पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है बेटा कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का क्या बता दो, तुम फॉर्मूला बता दो। ठीक है जी, ये चीज आप लोग ध्यान। यस मैम।
आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब मैं कोऑर्डिनेशन, अभी करा दूंगी तो भूल जाओगे मुझे मालूम है। अभी के लिए ये याद रखो कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है और ये टेस्ट किसके लिए होता है, तो ये नाइट्रेट के लिए होता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। यस मैम। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे मेरा बेटा फॉस्फोरस एंड इट्स ऑक्सी एसिड्स। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट जो इसके स्ट्रक्चर है ना वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो उससे पहले कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं मेरा बेटा जो मैंने बिल्कुल छाट छाट के निकाली है एनसीईआरटी में से कि क्या चीजें वो डिलीटेड पार्ट से भी पूछा जा सकता है। जैसे वन ऑफ द टॉपिक इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तुम्हारा 11th में रिडॉक्स चैप्टर में है, तो आपको पूरी केमिस्ट्री में जितनी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिलेंगी आपको वो सारी पता होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बात करूं फॉस्फोरस का, मैंने तुम्हें बताया था उसके एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे आपका रेड फॉस्फोरस होगा, ग्रे हो गया, व्हाइट हो गया, है ना। जो मेन उसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं वो व्हाइट, रेड, ब्लैक होते हैं। आपसे कोई पूछेगा नहीं, पहली बात तो ये सिर्फ ध्यान रख सकते हो। इसमें से बेटा जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना वो सबसे थोड़ा सा खतरनाक होता है, रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, वो पॉइजनस होता है। पानी में मिलाओगे तो भाई साहब पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, बट अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलाओगे लाइक कार्बन डाइसल्फाइड या कोई और नॉन पोलर में, तो वहां पे वो डिसोल्व सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है। और डार्क में क्या करता है, अंधेरे में ग्लो करता है, केमिल्यूमिनेसेंस जिसको बोलते हैं। मेन जो रिएक्शन है ये है, अगर मेरा बेटा तुम व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन कराते हो बेसिक मीडियम यानी कि बेसिक सॉल्यूशन के साथ, बेसिक सॉल्यूशन के साथ कराते हो, अब पानी भी होगा इसमें तो यहाँ पे होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है मेरा बेटा, अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली, तो वो किसका एग्जांपल होता है मेरा बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। क्लियर है। देखिए आइए, तो ये P4 अभी यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, P4 यहाँ पे फॉस्फोरस 0 में है। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, PH3 में कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, मैम इसका नाम याद करना, देखो कर लो फायदे में रहोगे, NaH2PO2। अब यहाँ पे नजर मारो बेटा, यहाँ पे फॉस्फोरस किस में है गुरविंदर, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे फॉस्फोरस? -3 में। -3 में है। ममता नहीं, दिव्या तिर्की है क्या क्लास में? दिव्या, हरमीत को आप बेटा कल एब्सेंट थे क्लास में। अच्छा है, ठीक है, हो गया। दिया हो गया मेरा बेटा? यस मैम। ठीक है, ट्राई करो अपनी जीमेल आईडी बना लो आज के आज में, कल छुट्टी है प्लीज बना लो उसको। यहाँ पे किस में है फॉस्फोरस देखना, Na की क्या होती है, सोडियम की +1 प्लस हाइड्रोजन +2 हो जाएगा क्योंकि 2 है, प्लस X -4, तो कितना हो गया ये 1 हो गया, +1 हो गया ना। तो 0 से -3 क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और 0 से +1 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यानी कि सेम स्पीसीज का ही रिडक्शन हुआ है और सेम स्पीसीज का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा मेरा बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है जी, बोलो बात ठीक है? यस मैम। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला बेटा जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो पॉइजनस होता है, वो जहरीला होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिव क्यों होगा, मतलब ये कम स्टेबल रहा होगा तभी तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है। आपको ये रिएक्शन नहीं याद करनी है, ठीक है, बस आप ये समझो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि मेरा बेटा जो P4 का व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, देख पा रहे हो सारे बच्चे, कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखो। यस मैम। इधर देखो, तो बेसिकली क्या दिख रहा है आपको, जो ये एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या है, पूरे जो मॉलिक्यूल में है वो क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब समझ रहे हो, स्टेबल नहीं है ये, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ठीक है, याद करो, तुमको पढ़ाया जाता है कि 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग क्या होती है, स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे मैं फिर बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइज के लिए एंगल कितना चाहिए होता है 109, यहाँ पे मिल कितना है 90 का, तो 90 से 109 में देख लो डिफरेंस कितना है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस मतलब उतना ज्यादा आपका ये जो भी 3 मेंबर रिंग है 4 मेंबर रिंग है उतनी अनस्टेबल होने वाली है। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या है, ये देखो ना इसको 60 डिग्री का एंगल मिल रहा है, तो दिस इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, अब अनस्टेबल है इसलिए ये कैसा है मेरा बेटा, मोर रिएक्टिव है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है ये स्टेबल क्यों नहीं है, क्यों इतना रिएक्टिव है, बिकॉज ऑफ द एंगुलर स्ट्रेन इन द P4 मॉलिक्यूल वेयर द एंगल्स ओनली 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से एंगल स्ट्रेन की वजह से ये क्या है, कम स्टेबल है। ठीक है, हाँ जी बोलो, किसी ने हैंड रेस किया है। मैम जी इसमें हकल रूल भी लग सकता है। हकल रूल क्यों लगा रहे हो, वो तो एरोमेटिसिटी में लगाते हो ना मेरा बेटा। ओके मैम। ठीक है, एरोमेटिसिटी में अपन हक्कर रूल को फॉलो मतलब देखते हैं फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये होगा। अब यहाँ पे और सवाल क्या पूछा जा सकता है, हाँ पूछो, किसने हैंड रेस किया बेटा, नीचे कर लो, मेरे को ऐसे लग रहा है। हाँ बोलो। मैम पीछे आपने NaH2PO2 का क्या नेम बताया था? मैंने बताया था मेरे बेटा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ओके मैम। ठीक है, ओके ऑलराइट, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या सवाल पूछा जा सकता है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है तुम्हें पूरा मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, बताना एक बार, क्या तुम्हें पूरा मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का दिख रहा है, बोलो हाँ के ना। टेट्राहेड्रल Yes, कैसे दिख रहा है, ma'am. जैसे अगर मैं बोलूं आपका वो क्या बोलते हैं उसको, CH4, CH4 ऐसे ही होता है, पिरामिडल नहीं मेरा बेटा, ऐसे ही होता है, देखो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, इसका अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, इधर देखो, तो यहाँ पे कितने फॉस्फोरस हैं आपके, 4। तो अगर मैं ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करूं, पूरे मॉलिक्यूल की, पूरे P4 मॉलिक्यूल की, तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, माउंट और लोन पेयर को काउंट करो। यहाँ पे ध्यान रखना लोन पेयर भी है इन सबके पास, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो 1 2 3 4, तो हर कोई फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर एग्जामिनर तुमसे पूरे मॉलिक्यूल का पूछे तो पूरा मॉलिक्यूल हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बट वो अगर इंडिविजुअल पूछे, इंडिविजुअल फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्या बोलोगे, पिरामिडल है। पिरामिडल, क्योंकि पिरामिडल में क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे यही है 1 2 3 बॉन्ड पेयर और एक इस पे लोन पेयर। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. आई होप इट इज क्लियर, सभी को क्लियर है। मैम Yes, ma'am. कौन सी है? यस हाँ मेरा बेटा, मैम, इसका स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल है, इसकी शेप कौन सी होगी? इसका देखो पिरामिडल बोलोगे, पिरामिडल। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा होल मॉलिक्यूल और इंडिविजुअल फॉस्फोरस। अगर पूरा मॉलिक्यूल की बात करें तो टेट्राहेड्रल ही आपका ज्योमेट्री होने वाला है, और अगर शेप में भी होगा तो वो आप टेट्राहेड्रल बोलोगे। बट अगर इंडिविजुअल फॉस्फोरस का पूछेगा तो वहां पे तुम्हें पिरामिडल लिख के आना है, टेट्राहेड्रल लिख के नहीं आना है। ठीक है, बिकॉज हर फॉस्फोरस के पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर, और जब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है तो हमारा पिरामिडल शेप होता है, राइट। ठीक है, Yes, ma'am. फिर ठीक है, चलिए अब उसके बाद हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे मेरा बेटा, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी का मतलब भाई ऑक्सीजन होने वाला है यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ तुम्हें हाइड्रोजन भैया जी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख लिया हेडिंग, पहले हेडिंग लिख लो, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे पहले बताऊंगी आप लोगों को क्या चीजें ध्यान रखनी है, उसके बाद आप ड्रॉ कर लेना, समझ गए। आइए पहले मैं एक बता देती हूँ फिर ड्रॉ करना, ताकि आपको पता चले। अब देखो मेरा बेटा, यहाँ पे जो है ना 6-7 नाम है, ये सारे वो ऑक्सो एसिड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, और जो हमारे एनसीईआरटी में हमें वही करने हैं। जहां मुझे लगेगा एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है वहां मैं बता दूंगी, बट आपको एनसीईआरटी वाले करने ही करने हैं।
सबसे पहले मेरा बेटा मैं चलूंगी, मैं सबसे आसान चीज की तरफ चलती हूँ थोड़ा सा। राइट, यहीं चलूंगी। आप सबने बेटा फॉस्फोरिक एसिड सबने सुना होगा। फॉस्फोरिक एसिड सुना है तो जैसे तुमने सल्फ्यूरिक सुना था ना, वो क्या होता है H2SO4। फॉस्फोरिक क्या होता है मेरा बेटा H3PO4। क्या होता है H3PO4। इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक भी कहते हैं। मैम ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी याद? बिल्कुल हाँ, एक बार बना के देख लोगे तो बात बन जाएगी। अब हमें क्या करना है बेटा, इस फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो, अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं इसको कैसे याद रखती? मैं ऐसे याद रखती कि मैम ने बताया है, अभी जो मैं बता रही हूँ तुम्हें, कि हर फॉस्फोरस के पास एक डबल बॉन्ड O और एक OH तो होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? कि जितने भी मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, फॉस्फोरस के पास डबल बॉन्ड O और एक OH तो होगा। बाकी जिसकी जो कमी है हम वो पूरी कर देंगे। अगर हाइड्रोजन भैया जी आएंगे तो हम उसको ट्राई करेंगे कि वो ऑक्सीजन के साथ लगे, अगर हमारे पास ऑक्सीजन पड़े हैं तो। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है मेरा बेटा, मेरे पास यहाँ पे कितने यूज हुए? 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन और हमें चाहिए रहेंगे। हाइड्रोजन कितने? 3, मेरे पास एक ही यूज हुआ, मतलब 2 और रहेंगे तो इसको इसके साथ लगा दो, सारी पूर्ति पूरी होगी, सबका ऑक्टेट वगैरह सब कंप्लीट है। देखो बन गया। तो दिस इज योर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यू कैन से फॉस्फोरिक एसिड। अब मैम यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जाएगा? यहाँ पे सवाल 3-4 पूछे जाएंगे। पहले तुमसे पूछा जाएगा पहला सवाल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फॉस्फोरस की? तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो आप, +3 + x - 8 कितना आ जाएगा? x आ जाएगा +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। उसके बाद तुमसे ये पूछेगा कि यहाँ पे कितने PO बॉन्ड है और कितने POH बॉन्ड है। तो यहाँ पे 3 POH बॉन्ड है और एक क्या है मेरा बेटा? PO बॉन्ड है। क्लियर है? उसके अलावा वो तुमसे क्या पूछेगा? इसकी बेसिसिटी पूछेगा। ध्यान रखना, बेसिसिटी को कैसे बताओगे? बेसिसिटी को आप उस हिसाब से बताओगे जितने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगे हैं वो वाले हाइड्रोजन क्या होंगे? आयनाइजेबल होंगे, मतलब वो H+ की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कौन से वाले H+ काउंट करने, आप ये चेक कर लीजिए कि ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मैम 1 2 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये ट्राई बेसिक है। क्या बोलेंगे? ट्राई बेसिक है। ठीक है, तो पहली मैंने तुम्हें 4 चीजें बता दी। पहली कौन सी बताई? ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा क्या बताया? कितने POH है और बताया PO बॉन्ड कितने हैं, और उसके अलावा उसकी बेसिसिटी आप लोगों को बता रहा है। तो आप बस ये चेक कर लेना ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वही क्या हो जाएगी? उसकी बेसिसिटी। अगर 1 जुड़ा है तो मोनो बेसिक, 2 जुड़ा है तो बोलो डाई बेसिक, और अगर 3 जुड़ा है तो ट्राई बेसिक। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, अगर मान लो मैं एक और स्ट्रक्चर ले लूं सेम H3PO4 का, ध्यान से देखेंगे, और मैं यहां से पानी निकाल देती हूँ। पानी कहां से मैम? पानी यहां से निकाल देती हूँ। देखना एक बार, पानी ऐसे ही निकलेगा ना, तो देखना क्या बनेगा। ऐसा कुछ इमेजिन करो, PO, बाकी सबको जैसा है वैसे जोड़ दो। देखना एक बार, इस पे 2 OH और इस पे भी 2 OH। देखो तो ये क्या बन गया? H4P2O7। इसका नाम क्या है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो मैंने एक याद कर लिया, उससे मैंने दूसरा बना लिया। क्या कहते हो? एक मैंने याद कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया? 2 मॉलिक्यूल लेके उसमें से पानी निकाल दिया, तो मेरा क्या बन गया? पायरोफॉस्फोरिक। पायरो का मतलब ही क्या होता है? हीट करना, और हीट करोगे तो पानी जाएगा। अब यहाँ पे क्या बताना है? वही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे? +4 + 2x - 14, तो कितना हो जाएगा? x + 5 आ जाएगा। और यहाँ पे हाउ मेनी POH बॉन्ड? 4 POH बॉन्ड है, 2 PO बॉन्ड है और एक क्या है? 1 POP बॉन्ड है, और ये टेट्रा बेसिक हो जाएगा। क्या ये 2 स्ट्रक्चर मेरे बच्चों को बनाने आ गए? यस मैम, आगे बना मैम वो ये क्वेश्चन
इसमें POH और P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हैं? वही तो बताया, 2 PO बॉन्ड है, P डबल बॉन्ड O, 4 POH है और 1 POP है। आगे आओ, 2 हो गए। अब आगे चलते हैं मेरा बेटा, अब चलते हैं हम हाइपोफॉस्फोरस पे, या हाइपो पे भी छोड़ो। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, फॉस्फोरिक बताया ना। अब फॉस्फोरिक से एक ऑक्सीजन कम कर दो, H3PO3, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, फॉस्फोरस बन जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। अब इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा मैम, वही एक फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड O और एक OH दे दो। अच्छा, बाकी कितने ऑक्सीजन बचे, एक, हाइड्रोजन कितने बचे, 3, तो ऐसे ही लगेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मोनो डाइबेसिक है, ये फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, एक पीएच बॉन्ड है, 2 पीओएच बॉन्ड है और एक क्या है, 1 पीओ बॉन्ड है। पीओ। आसान है बनाना। यस मैम। आंचल ठीक है बेटा, महकदीप, मनप्रीत, यस मैम। ओके मैम। ओके ठीक है। अंशिका, मयंक नहीं आया ना, मयंक, यस मैम। मयंक, मयंक, अंशिका नहीं, मयंक नहीं आया ना, इसे चाटा लगा। ये वाला समझा गया। ठीक है, आगे आओ। अगर मान लो मैं इसमें से एक ऑक्सीजन और कम कर दूं तो H3PO2, तो वो बन जाएगा तुम्हारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, वही बनाओ, एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O और एक OH लगा दो। अब देखो 2 ऑक्सीजन थे, 2 हो गए, बचे कितने, 3 हाइड्रोजन, एक हो गया, तो 2 हाइड्रोजन हमें ऐसे लगाने पड़े। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, एक POH बॉन्ड है, 2 PH है और एक PO बॉन्ड है। हुआ क्लियर? सोच लो, आराम से बना लो जल्दी से 4 स्ट्रक्चर को और मुझे थम्स अप करो। हाँ मैम ठीक है, मैं बना लिए। यस मैम। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज ये दोनों थोड़े आपको ना ध्यान रखने पड़ेंगे। आकाश ठीक है, क्योंकि पहले वाले तो आप लोगों को मैंने बता दिए कैसे याद करने हैं, ये वाले थोड़ा तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो पायरोफॉस्फोरस और एक हाइपोफॉस्फोरिक, ठीक है। यस मैम। देखो अपना पायरोफॉस्फोरिक क्या था मेरा बेटा, H4P2O7 था, ठीक है। क्या पायरोफॉस्फोरिक H4P2O7 था। पायरोफॉस्फोरस क्या होगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन आपको निकालने पड़ेंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। पायरोफॉस्फोरिक H4P2O7 था, हाइपोफॉस्फोरिक क्या हो जाएगा, H4P2O6। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका देखो, यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है मेरा बेटा, ऐसे लगा दो 2 फॉस्फोरस, ठीक है। हर फॉस्फोरस को एक डबल बॉन्ड O और एक OH दे दो, दे दिया हमने, चेक करो। यस मैम। अब कितने हाइड्रोजन है टोटल, 4, हमारे कितने यूज हुए, 2, तो एक और लगा दो, बोलो। और अब क्या हुआ, इन P और P में बॉन्ड कर दो, क्योंकि सब कुछ तो पूरा हो गया। देखो क्या कहते हो, यहाँ पे क्या होगा, यस मैम। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे कितना आएगा, +4 + 2x - 10, तो x आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, 2 POH बॉन्ड है, 2 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, 2 PH है और यहाँ पे एक 1 PP बॉन्ड भी है। क्लियर है? मैम इसमें O5 नहीं है, हमने तो 4 ही ऑक्सीजन लगाई हैं बस। राइट 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 है, बिल्कुल ठीक है, सही पहचान लिया। फिर एक बीच में ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे लिखो एक POP बॉन्ड है, ठीक है।
एक ऑक्सीजन बच रहा है, फिर यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन लगा दो। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अब हम बात करते हैं हाइपोफॉस्फोरिक की, तो इसमें भी वही करेंगे, 2 फॉस्फोरस लगा दो पहले, और दोनों फॉस्फोरस को क्या दे दोगे तुम, एक पी डबल बॉन्ड O और एक OH, एक डबल बॉन्ड O और एक OH। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है मैम? 4 हैं और 6 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे? 1 2 3 4, तो मतलब एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। देखो हो गया सब कुछ, 1 2 3 4, यस हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 POH बॉन्ड, 2 P डबल बॉन्ड O, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, PP बॉन्ड बन जाएगा। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए बहुत ही बढ़िया मैम, सारे बन गए, बस एक रह गया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब मेटाफॉस्फोरिक क्या होता है, यहाँ पे जो HPO3 है मेरा बेटा, इसकी आपकी कितनी भी यूनिट्स हो सकती हैं। मान लो यहाँ पे N की वैल्यू में 2 ले लेती हूँ, इधर आओ, एक काम करते 3 ले लेते हैं। फॉस्फोरस की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +5 आएगी। अब यहाँ पे कितने फॉस्फोरस हो गए, 3 हो गए ना, तो 3 को अपन ऐसे लगाएंगे, देखो इधर, ऐसे, ठीक है। बोलो, Yes, ma'am. हर फॉस्फोरस को अभी मैंने बताया था कि P डबल बॉन्ड O और एक OH देना कंपलसरी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमें 9 चाहिए। तो हर 2 फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन को इस तरीके से लगा दीजिए। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला केस लूं तो 3 POH है, 3 PO है और 3 क्या है, POP। कौन कौन से 3 है? एक मैम ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इज दैट क्लियर? बन जाएंगे? Yes, ma'am. ठीक है। तो मैंने तुम्हें कौन कौन सा बताया, सबसे पहले हमने क्या किया, कैसे याद करना रहेगा, मैं कैसे करूंगी अगर मैं स्टूडेंट की तरह पढ़ रही हूँ, H3PO4, ये मेरे को पता ही है, ये मेरे को याद है, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। मैम ने कहा था 2 फॉस्फोरिक में से वोटर निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक। फिर मैम ने कहा था इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो वो फॉस्फोरस बन जाएगा, इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो हाइपोफॉस्फोरस बन जाएगा, ठीक है। फिर मैम ने कहा था कि ये 2 हमें याद रखने हैं, H4P2O5, H4P2O6, है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका, बोलो, पायरोफॉस्फोरस है, और इसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस। Hypophosphoric. ये आपको करना है। एक चीज एग्जामिनर पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की, और क्या पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है POP बॉन्ड है कि नहीं है, PP बॉन्ड है या नहीं है, P डबल बॉन्ड O कितने हैं, POH कितने हैं, मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ये सब क्वेश्चन कुछ आपसे पूछ सकता है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। हरमीत है कोई डाउट? हरमीत? मैम आपने फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन बताया था कि अगर इतनी ऑक्सीजन ऐड कर लेंगे तो? कौन से में बेटा, इन दोनों में? यस मैम। इसमें आप एक मॉलिक्यूल और ले लो फॉस्फोरिक का, उसमें से पानी निकाल दो तो ये बन जाएगा बेटा। ओके ठीक है। हरमीत हो गया है क्या? हरमीत? ठीक है, हरमीत रेगुलर रहो बेटा। चलो ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनवा दिया आपको। देख रहे हो, देख लो एक बार, नजर दौड़ा लो इनको, नजर दौड़ा लो। मैम इन्होंने सिंगल हाइड्रोजन्स को रेड से डिनोट किया हुआ है। हाँ वो तो कलर से दिखा रखा है और कुछ नहीं, ओके ताकि बच्चों को थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। चलिए हो जाएगा।
ये जो पोलीमेटा है ना, पोलीमेटा मतलब क्या है, पोलीमर मतलब लंबी चेन, लंबी चेन, तभी उसको इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये करना है, 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 और इसके अलावा अगर जो मैंने शायद 2 एक्स्ट्रा बताए थे H4P2O5 H4P2O6 को करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखता है मेरा बेटा, आइए। वो कह रहे हैं कि जितने भी आपने बच्चों को ऑक्सो एसिड्स पढ़ाए हैं, वो उसमें जितने भी फॉस्फोरस है वो टेट्राहेड्रली है, टेट्राहेड्रल है उनका ज्योमेट्री, चेक कर लो, बेशक नजर दौड़ाओ यहाँ पे कहीं पे भी, है कि नहीं है। देखो 1 2 3 4 पाइबोनेट का पार्ट नहीं होता, दिस इज sp3, किसी का भी आप चेक कर लो तो टेट्राहेड्रल होगा। हाँ मैम ये तो बात ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जितने भी एसिड्स हैं उसमें एटलीस्ट एक P डबल बॉन्ड O और एक POH तो है ही है, बता दिया मैंने ये, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं द ऑक्सो एसिड जिसके अंदर फॉस्फोरस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जिसमें +5 से कम है, कंटेन इन एडिशन टू, मतलब P डबल बॉन्ड O और POH के अलावा या तो PP बॉन्ड होगा जैसे हमने देखा H4P2O6 में, या फिर PH होगा। ये एग्जामिनर तुमसे नहीं पूछेगा। अगर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो समझ में आ गया तो तुम्हें अपने आप ही स्ट्रक्चर बना के पता चल जाएगा किसमें PP और किसमें POP है, या फिर PP है, या POP PH किसमें। ठीक है मेरा बेटा, अच्छा। फिर वो कह रहे हैं अगर इनमें से कोई एसिड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। क्यों डिस्प्रपोर्शनेट? वही करता है जो अपने से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है और अपने से कम में भी। तो आपको पता है फॉस्फोरस की +5 वाली भी मिलती है और -3 वाली भी मिलती है, तो मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो फॉस्फोरस किस में है, +3 में है, चेक करो। यस और यहाँ पे किस में है, ये +5 में है, चेक करो। यस मैम, हरलीन है कि नहीं है, हरलीन, हरलीन कहाँ गई? यस यहीं पर है। पक्का? हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 से +5 में गया और +3 से -3, तो हो गया ना डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल। आकाश ठीक है क्या? हर्ष? यस मैम ठीक है। सौम्या, सुखजीत, Yes, ma'am. विवेक, जशनप्रीत, प्रतीक, दिया, दिव्या, दोनों दिव्या। प्रिंस तो गायब रहता है क्लास में। रिया, ये रिया के नाम से कौन ज्वाइंट है बेटा? रिया के नाम से कौन है? कनिका, ओके बेटा, बताया करो ना, फिर नहीं तो अटेंडेंस नहीं लगती है। अंशिका हो गया? ठीक है, संध्या? चलो आगे चलें। यस ओके, फिर वो कह रहे हैं कि जो जिन एसिड्स में पीएच बॉन्ड है, मैंने आप लोगों को बताया ना कईयों में फास्फोरस के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, बताया ना मैंने आप लोगों को। तो बेटा Yes, पीएच yes, बॉन्ड ma'am. है ना, ये जो पीएच बॉन्ड है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इनके रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए। ठीक है, मतलब जिनके पास जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे वो उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद को Oxidation. और खुद का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या करते हैं, वही बोल रहे हैं कि these acids which contain pH bond have strong reducing properties, thus hypophosphorus is a good reducing agent। क्योंकि देखो ना उसके पास 2 pH bond है, तो अगर ये अच्छा reducing agent है तो ये क्या करता है मेरा बेटा, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो H3PO2 की, तो ये तो क्या है, रिड्यूसिंग है, तो दूसरों को तो रिड्यूस करेगा, यानी कि सिल्वर को रिड्यूस कर देगा। अभी सिल्वर +1 में है तो ये किस में चला जाएगा, सिल्वर में, 0 में चला जाएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, H3PO4 में। क्लियर है? Yes, ma'am. क्या मिल जाएगा, मेटेलिक सिल्वर मिल जाएगा, हो जाएगा। चलो
फिर क्या बोलता है वो, फिर बोलता है कि जो ये पीएच बॉन्ड है ना, दैट आर नॉट आयनाइजेबल। ये मत सोचना कि पीएच जो है H+ दे देगा, ऐसा नहीं होगा। इसका बेसिसिटी में कोई रोल नहीं होता, अभी मैंने शायद बताया भी था। सिर्फ वो हाइड्रोजन एटम जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वही आयनाइजेबल होंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा, वहां से H+ निकल सकता है, और वही रीजन होगा बेसिसिटी का। मतलब उसी को देख के आप बताओगे कि कितने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर 2 जुड़े हैं डाइबेसिक, 1 जुड़ा है मोनोबेसिक, 4 टेट्राबेसिक, 3 ट्राइबेसिक। गेटिंग माय पॉइंट? जो फास्फोरस के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है उनका बेसिसिटी में कोई रोल नहीं है। ठीक है, बोलो हाँ के ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बोलो। यस ठीक है, क्योंकि इधर देखो अपना क्या था, आपका H3PO2 ये था मेरा बेटा, ये था, है ना? और H3PO4 क्या बताया था मैंने? H1 2 3 ये बताया था। यस ठीक है, तो ये देखो ना, दोनों हाइड्रोजन एडिशन हो गया ना ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मैम, भूल गया। यस मैम। तो ऐसे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। पक्का? चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर मेरे को। Everyone, please raise your hand. Please don't use the Google. अंचल आप बताएंगे? Ma'am, first option. ओके, फर्स्ट ऑप्शन 3 डबल बॉन्ड 9 सिंगल बॉन्ड। ओके, हरलीन आप बताएंगे? मैम सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है। ओके, अंशिका आपका क्या आ रहा है? मैम फिलहाल तो कोई नहीं। वाई, बनाया क्यों नहीं? अभी तो बनवाया मैंने, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक। हाँ जी, ट्राई करते हैं। और उसका मनप्रीत महकदीप का क्या आया? Ma'am, try कर लो. और मनप्रीत आप क्या कर रहे हो? अभी ट्राई कर रही हूँ। यार ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ट्राई क्या कर रहे हो? अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। यहाँ पे आपको 3 फॉस्फोरस लगाने हैं, अभी तो बताया ये। आप लोग क्लास में ही नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? यस मैम। क्या नाम है अंचल, आपने ना बेटा ये वाला सिंगल बॉन्ड काउंट नहीं किया जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। तो 3 तो पाई बॉन्ड हो गए, और सिंगल बॉन्ड देखो ना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए आपके? 3 डबल बॉन्ड है। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड वाला मत चेक कर लेना, सिंगल बॉन्ड है। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड नहीं बोला उसने, सिंगल बॉन्ड बोला है ना। तो सिंगल वाले अलग काउंट करो, डबल वाले अलग काउंट करो। तो 3 डबल बॉन्ड होंगे और 12 क्या होंगे?
सिंगल। होंगे, 3 डबल 12 सिंगल। ठीक है, सो ये था आप लोगों का बेटा ग्रुप नंबर 15। तो जितनी भी चीजें मैंने करवाई हैं उसमें से भी अगर किसी ने छोड़ दिया पिटाई कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी पूरा चैप्टर में से बहुत कम चीजें ही आपको बोली गई हैं पढ़ने के लिए, तो एटलीस्ट उतना तो आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है, यस मैम। उसके बाद हम करते हैं हेडिंग डालो बेटा ग्रुप नंबर 16 की। अभी हमारे पास शायद कितना है, 7 बजे है ना, 7:45 तक क्लास है, तो अपन तो बहुत सारा पढ़ लेंगे, ऑलमोस्ट शायद खत्म भी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, तो ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं मेरा बेटा? वो आपके ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलोरियम है, बेटा माइक म्यूट रखो, और पोलोनियम है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम उसकी ज्यादा बात भी नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ओ सर सीधा प्रॉब्लम सबको याद हो गया, ओ सर सीधा प्रॉब्लम। ठीक है, 16 इसका होता है 8, इसका 16, और इसका कितना होता है? 54। ठीक है, इसका बोलो। 86 में 86 तो अपना उसका होता है, नोबल गैस का होता है। 52 मैम। मैम 52। फिर इसका 54 कैसे बोला तुम लोगों ने मेरे को? मैम 54 है, उसका 34 है मैम। 34 होगा मैम। मैम 34 होगा उसका सेलेनियम का। हाँ, तो यहाँ पे इसको ये शायद ना वो है, थोड़ा सा दिखने में है 34, और इसका कितना होगा? 52। पोलोनियम का 84। हाँ जी मैम, पोलोनियम का 84। ठीक है, हो जाएगा। 2 8 18 18 32 करते हो ना तुम लोग, 2 8 Yes. 18 18 32। ठीक है, ये तो हो गई बात। ठीक है, अगर नाम देखो, वैसे तो आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर, तो इसीलिए ना पहले एलिमेंट का याद रखो एटॉमिक नंबर, ताकि बाकी के खुद बना लो। ठीक है, चलिए आइए। अब यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, इधर ध्यान दो। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ग्रुप 16 की NH2 NP4 होगी, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 2s2 2p4 होगा, यहाँ पे 3s2 3p4 होगा, यहाँ पे 4s2 4p4 होगा, है ना, और यहाँ पे 5s2 5p4 होगा, और यहाँ पे वैलेंस वाले लिख रही हूँ बेटा, 6s2 6p4 होगा। ठीक है, और 4s वाले में हमें पता है कौन सा आता है, 3d वाला भी आता है, तो 3d10, यहाँ पे 4d10, और यहाँ पे 5d10, और 6s वाले में 4f वाला भी आ जाता है, यानी कि 4f14। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। पक्का? यस मैम। यस यस मैम। ऑल राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, वही यहाँ पे हीलियम गैस होगी, यहाँ पे नियोन होगा, आर्गन क्रिप्टोन जेरोन। मतलब अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आती है तो तुम लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, उसमें भी हमने पहले ऐसे ही किया था, यहाँ पे भी हम ऐसे कर रहे हैं। अब दूसरी जो बात होती है, इनके नेचर की बात होती है। नेचर कैसा है इनका, तो वहां पे भी याद करो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल थे, उसके आगे वाले नॉन मेटलॉइड, और लास्ट वाला मेटल, तो यहाँ पे भी यही है। ऑक्सीजन सल्फर मेटल, सिलेनियम और टेलोनियम आपका मेटलॉइड, और पोलोनियम क्या होगा आपका? मेटेलिक नेचर का। ठीक है, मेटेलिक नेचर का होगा। क्लियर है इतना? मैम सिलेनियम और टेलोनियम कौन से मेटल से मिलकर बनते हैं? मेटलॉइड्स है ना आपका, उसमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज होगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होंगी बेटा। ओके मैम। चलिए, अब बात आती है अकरेंस की। अकरेंस जैसे हमने वहां किया था, ठीक है। इनके जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है कहाँ कहाँ मिलते हैं वो हम देखते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन का तो कहने की भी जरूरत नहीं, सबसे मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ। ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा। पेपर में क्या आएगा मैं बताती हूँ आपको। पेपर में क्या आएगा? पेपर में ये आएगा, जो सल्फर है बेटा, सल्फर वो मेनली जो है सल्फेट्स के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? सल्फेट्स के रूप में। जैसे जैसे कुछ के नाम इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे जिप्सम हो गया, जिप्सम हो गया। जिप्सम का फॉर्मूला मैम याद करना है, तभी तो बता रही हूँ, तभी तो बता रही हूँ।
जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, दो 2H2O, कैल्शियम सल्फेट होता है। एप्सम सोल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। फिर आता है बेरेट, ये बेरियम सल्फेट होता है, इसको तो याद रख सकते हो। गैलेना क्या होता है? गैलेना, ये भी याद करना है, गैलेना होता है मेरा बेटा लेड सल्फाइड। जिंक ब्लेंड क्या होता है? जिंक सल्फाइड। कॉपर पाइराइट क्या होता है? कॉपर और आयरन का सल्फाइड। ठीक है, ये आपको 3-4 जो है वो पता होने चाहिए। एप्सम सोल्ट, जिप्सम सोल्ट, गैलेना, जिंक प्लेट एंड कॉपर पाइराइट। इसमें से आपसे कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। मैम जो गिलेना होता है वो पीबीएस है? हाँ, गैलेना इज पीपीएस, जिंक ब्लेंड इज ZNS, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ठीक है क्या? यस Yes, ma'am. चलिए, अभी आते हैं हम एनसीईआरटी की टेबल पे। ठीक है, तो अभी जैसे हमने ग्रुप नंबर 15 में एनसीईआरटी की टेबल देखी थी, यहाँ पे भी हमें एनसीईआरटी की टेबल देखनी है। ठीक है, चलिए, एटॉमिक नंबर तो पता है मेरे बच्चों को। एटॉमिक मास सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का याद रखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें बता दी, यहाँ तक डन है मामला। उसके बाद हम चलते हैं कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी डिटेल में, दोबारा आई वोंट एक्सप्लेन। डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ता है, तो यहाँ पे देखो 66 से 104, 117, 137, 146 बढ़ ही रहा है, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, आयनिक रेडियस आपको नहीं करना है, वैसे आयनिक रेडियस का भी साइज जो है वो बढ़ता ही जाएगा, बट आप लोगों को वो नहीं करना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो आता है मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सा आता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद है, वहां पे भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम डाउन द ग्रुप में जाऊंगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाती है, देने की ज्यादा होती है, लेने की कम होती है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एलिमेंट has higher electron affinity देन सेकंड पीरियड। than second period। कोई रीजन बताओ इसका, हैंड रेज करो, कौन बताएगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बताओ। हैंड रेज करो भाई, कौन बताएगा? चार्टर लगा दूंगी, नहीं तो मैं वर्चुअली खाओगे मेरे से। आकाश बताओ। आकाश, क्यों होता है थर्ड पीरियड? तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता बेटा आजकल क्लास में, ऐसे काम नहीं चलेगा। जेई निकालना है, कोई मजाक की बात नहीं है ये, जो तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो चीजों को। हरलीन, क्यों होता है सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड का ज्यादा? मैम क्योंकि जो हमारे थर्ड पीरियड वाले होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, इसके कारण मैम फिर वो अपनी तरफ, उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए मैम वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, और उनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा रहता है, तो इसलिए पकड़ के रख सकते हैं। थोड़ा सा गलत बताया, थोड़ा सा गलत हो गया। गुरविंदर, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। तुमने तो पूरा ही गलत बताया। प्रतीक,
मैम हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, फिर उसकी क्यों है कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यही तो पूछ रहा हूँ। अभी तुम मेरे सामने ऑफलाइन होते ना, लाइन में खड़ा करके तुम्हें एक 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 एक, एक चाटा लगता। इधर देखो यहाँ पे, हाँ एलिमेंट है हायर, कौन सा एलिमेंट? थर्ड पीरियड का। क्यों? क्योंकि थर्ड पीरियड वालों के पास भाई साहब 3p होता है, ठीक है, और सेकंड पीरियड वालों के पास 2p होता है। एक 2p में इलेक्ट्रॉन को डालना, एक 3p में डालना, कहाँ पे आसानी से जाएगा वो? 3p में, क्योंकि 2p वाले में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो है ही, है ना। 2p में 4 है ना ऑक्सीजन में, और उसमें 3p में 4 है, तो आपको चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे छोटे साइज में ही डालोगे, इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, वो करेगा लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल से ज्यादा। यस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, इसीलिए जो सल्फर का जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो ज्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब ज्यादा एनर्जी उसमें रिलीज होती है सल्फर में, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है इन देयर आउटर मोशन। तो सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, उस हिसाब से मेरा उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होता क्योंकि इसमें ये एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन हमें लग रहा था यहाँ इसको ना डब्बा बना के 5 स्टार लगा लो, क्योंकि फिर तुम्हें से मैं अगर वाइबा लूंगी ना तुम्हारे साथ कॉल में, फिर तुम मुझे नहीं बता पाओगे, डांट खाओगे फिर। ऑक्सीजन यहाँ होना चाहिए था ना सल्फर के बाद, वो सबसे पीछे चला गया। अब तुम्हारे पास मैम भर भर के रीजन तुम्हारे पास होंगे कि मैम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीछे कैसे फेंक दिया आपने। यहाँ पे ये सबसे पीछे इसलिए गया, इसका रीजन है ड्यू टू कॉम्पैक्ट या स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका साइज वाला फैक्टर इन्होंने कंसिडर किया है कि इसका साइज इतना ज्यादा छोटा है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से एकोमोडेट नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन में आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होगी बट इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो इसीलिए सबसे पीछे ऑक्सीजन आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो -200 -195, मैग्नीट्यूड देखो 190 174, और इसकी देखो -141, सबसे पीछे आएगा। देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मैं बता दे रही हूँ, दिक्कत हो जाएगी। फिर कहोगे मैम हम ड्रॉप लेंगे, और ड्रॉप से कुछ नहीं होता। जिन बच्चों ने ड्रॉप ले रखा है ना उनसे पूछो क्या हालत होती है। अपने आप को इतना जी जान लगा दो, एक कर दो कि इसी साल ही तुम निकाल लो। और सबकी बस की बात नहीं होती, अगर सभी कोई मैं ऐसे बोलती रहती और सभी अरे मैम आसान तो है मैम, तो फिर सबका ही निकल जाता। सबका नहीं निकलता है ना, लाखों बच्चे बैठते हैं, हजारों में निकलता है, राइट। तो उन्हीं का निकलेगा जो सीरियस है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, वो भी पिछली क्लास का, वो नहीं आया आप लोगों को, सिर्फ एक बेसिक सवाल पूछा मैंने। आप लोग रिवीजन करो, टाइमली करो, नहीं तो नहीं बनेगी बात। बेशक तुम कितना गूगल कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ तुम होगे, तुम्हारे सामने कंप्यूटर होगा और बस वहां पे तुम्हें वो 3 घंटे का प्रेशर झेलना है। अभी नहीं ले रहे ना सीरियसली, आगे लेना। एक बच्चा है, नाम नहीं, नाम मेरे को याद भी नहीं आ रहा वैसे, 3 साल से वो ड्रॉप ले रहा है जेई का। उसको बोला भी कि कुछ और कर ले, बट वो 3 साल से ड्रॉप ले रहा है, थोड़े से नंबर से रह रहा है हर साल एनआईटी एडवांस के लिए, जेई के लिए।
ठीक है, क्योंकि पहले तो उसने लिया नहीं सीरियसली, फिर उसने जब ड्रॉप लिया तो तब वो रह गया थोड़े नंबर से, तीसरा ड्रॉप है उसका। तो इसीलिए रेगुलरली 12th के साथ साथ निकाल लोगे तो बन जाएगी बात आराम से। हाँ, अगर तुम देखो मेहनत कर रहे हो ना, तब मान लो मेहनत करके अगर कोई चीज नहीं होती ना, तो फिर भी ये होता है अंदर से, चलो मैंने मेहनत तो की। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। बट अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना, फिर तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, फिर तो तुम एकदम, मेरे को लगता है फिर चिल मोड में हो। अगर मेहनत करके कोई चीज हमें उस टाइम पे नहीं मिल पाती जिस टाइम बाकी बच्चों को मिल रही है, फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो मेहनत की, थोड़ी सी कमी रह रही है और कर लेते हैं। बट आप स्टार्ट तो करो। चलो आओ यहाँ पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होगा? डाउन द ग्रुप घटती है तो देखो 1300, 1000, 900 के आसपास, 869, 813, कोई एक्सेप्शन नहीं, याद भी नहीं करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती है, देखो कम हो रही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। डेंसिटी मास के साथ बढ़ेगी, बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको क्या याद करना है? कुछ याद करना है? नहीं, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये याद करनी है बस, और कुछ नहीं। मतलब ये याद नहीं करनी, पता होनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा ये आइडिया रहेगा तुम्हें कि 150 से लाइक 200 के बीच में होती है, तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम है। सल्फर का देखो कितना ज्यादा है, 393, और बॉइलिंग पॉइंट भाई साहब 718। देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा उसका है। ठीक है, आपको पोलोनियम का याद नहीं रखना। यहाँ पे देखो बढ़ रहा है ना, 55, 393, 490, 725, 90, 700, 900 के आसपास, 1200। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? नीचे जाते वक्त बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन तुम देखो सल्फर और ऑक्सीजन में काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है, जबकि सल्फर एसिड की फॉर्म में मिलता है भाई। तो तुम सोचो ना, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मैम। एक सल्फर के 8 बॉन्ड तोड़ना है एक ऑक्सीजन के, बताओ भाई, इसमें मेहनत लगेगी ज्यादा। 8 पॉइंट। हाँ, इसलिए इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला इनकी जो, इधर आओ, मैंने तुम्हें बोला इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP4 है। तो ये कौन कौन से टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं? इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी एक्सेप्ट कर सकते हैं, -2 दिखा सकते हैं। ठीक है, और क्या दिखा सकते हैं बताओ? ये 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 6 के 6 चले गए, तो मतलब ये दिखा सकते हैं, +2 भी दिखा सकते हैं, बोलो। यस। तो ये पॉसिबिलिटी है इनकी। ठीक है, -2, -1। तो यहाँ पे एक चीज नजर मारो, एक मिनट, मेरे बैटरी चली गई, एक मिनट मैं चार्जिंग लगाती हूँ, एक बार इसको देखो एक बार। क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? ऑक्सीजन कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, शो देखो एक बार बेटा। -2, -1, 1, 2। ना ही तो वो 4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है मेरा बेटा, ना ही वो 6 वाली कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा वो? क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पा रहा है? क्योंकि मैम ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी और वाइटल ही नहीं होते। कैसे करेगा वो 4 और 6? बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, जब सल्फर, ध्यान से नजर मारो, सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैम उनके पास वैकेंट डी और वाइटल। तो मैम पोलोनियम के पास भी तो है, उससे क्या दुश्मनी होगी? वो क्यों नहीं दिखा रहा 6 की? इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। बोलो। यस मैम। और तुम यहाँ Yes, पे ma'am. नजर मारो, सारे के सारे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, लेकिन पोलोनियम नहीं दिखा पा रहा। क्यों? क्योंकि पोलोनियम तो मेटल है ना मैम, वो गेन थोड़ी ना करेगा, वो तो लूज करेगा। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तुम्हें कितनी चीजें समझ में आ गई? अब यही एनसीईआरटी लिखता है, एक बार पढ़ना। पहले तो ये पढ़ो क्या लिखा, और मुझे कंफर्म करो कि हाँ मैम हो गया। ये पढ़ो एक बार।
ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सिलेनियम और ये मेटलोइड है, पोलोनियम मेटल है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ उसका 13.8 डेज है, मतलब 13.8 दिन के बाद वो कितना हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल के हाफ हो जाएगी, है ना। सारे एलिमेंट्स एलोट्रोप फॉर्म करते हैं, उसमें क्या है एक्सेप्ट नाइट्रोजन सारे एलोट्रोप दिखाते थे, वैसे बिस्मथ नहीं दिखाता था। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, नीचे जाते वक्त लार्ज डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। किस लिए? एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी। आप एटोमिसिटी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये असर्शन बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, रीजन बनेगा। और असर्शन अगर ये आ गया, रीजन ये आ गया, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए ये पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली -2 की दिखाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो चाहेगा भाई 2 मैं जल्दी से गेन कर लूं ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि नीचे जाते वक्त क्या हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो +4 +6 तक दिखा पा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? +6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, +4 वाली बढ़ रही है। रीजन? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जो कंपाउंड्स +4 और +6 दिखा रहे हैं वहां पे पक्का क्या हो रही होगी, शेयरिंग, मतलब कोवलेंट नेचर होगा। क्या होगा? कोवलेंट नेचर, कोवलेंट शेयरिंग से जो है बना होगा। ठीक है, वैसे तो ऑक्सीजन क्या दिखाता है, -2। ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट -2 कब दिखाएगा, जब भाई जब वो चीजों को गेन करना चाहेगा। लेकिन अगर तुमने बेटा ऑक्सीजन को उससे भी ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा दिया, जैसे OF2 वाला कंपाउंड, O2F2, तो वहां पे फिर इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है, बेचारा प्लस ही होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे ये +2 हो जाएगा और यहाँ पे ये +1 हो जाएगा। तो वैसे तो ऑक्सीजन -2 दिखाता है, +1 +2 कहाँ दिखाता है, जब वो फ्लोरीन भैया जी के साथ होगा। मैम ये क्लोरीन और आयोडीन के साथ भी एप्लीकेबल होगा? मतलब मतलब नेगेटिव है, मतलब यू आर सेइंग कि OCl2 होगा तब। यस मैम। क्लोरीन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना मेरा बेटा ऑक्सीजन से, और पहली बात है OCl2 नहीं होता, Cl2 होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। चलिए, क्लोरीन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन की तो माइनस में ही आएगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर आपका ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन। यस मैम। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुए जो मैंने बोला है? पहला, ऑक्सीजन, मेरे को थम्स अप करिए, ऑक्सीजन -2 दिखाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, 2 एक्सेप्ट मैं कर लूं, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम +4 +6 भी दिखा पाता है क्योंकि उसके बाद डी ऑर्बिटल है। +6 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी नीचे जाते वक्त इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। +4 +6 वाले कोवेलेंट इन नेचर होंगे। सिर्फ ऑक्सीजन वहां पे +2 +1 दिखा सकता है जहां पे वो अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान के साथ जुड़ा हो। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी है, वही है बेटा जो भी मैंने पढ़ाया, बस ये NCERT की लाइंस है। ठीक है, यस मैम। देखो यहाँ पे लिखा भी है पोलोनियम -2 नहीं दिखाता बिकॉज वो मेटल है, बाकी सब वही लिखा हुआ है जो भी मैंने तुम्हें बताया है। देयर इज नो नीड टू लर्न अगेन। ठीक है, आप अपने NCERT से पढ़ सकते हो। उसके बाद है मेरा बेटा NCERT हाइलाइट्स, मतलब NCERT की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन। ऑक्सीजन का बिहेवियर बताना है कि वो बाकी मेंबर से कैसे अलग है। पहली बात तो भाई साहब वो छोटा है साइज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, और ऊपर से जो वाटर है वो हमें क्या दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखती है तुम्हें? यस मैम। सॉलिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखने वाली है तुम्हें, जबकि बाकियों में नहीं मिलेगी। उसके अलावा कि डी ऑर्बिटल नहीं होती है, डी ऑर्बिटल नहीं होती है। ठीक है, बोलो,
और इनकी ये कोवेलेंसी अब कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 2 बनाता है वैसे तो, ठीक है, कभी कभी 3 भी बना देता है जैसे इसमें देखो, लेकिन तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे वो 2 बॉन्ड बनाता है, जबकि जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उनके पास d ऑर्बिटल होता है, तो वो +4 से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहे हैं, मतलब उनके ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं 4 से ज्यादा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखा रहे हैं, लेकिन कोवेलेंसी मतलब होता है कितने बॉन्ड बना रहा है। तो ऑक्सीजन नहीं बना सकता बेटा 4 बॉन्ड, ठीक है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स बना सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल होता। वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नई बातें लग रही हैं? ऑलमोस्ट सारी बातें वही हैं, तभी तो ये इतनी जल्दी खत्म हो रहा है मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगी हाइड्राइड्स की। तो यहाँ पे चेक करो, हाइड्राइड्स क्या होंगे? वाटर, सल्फर का हाइड्राइड, सिलेनियम का हाइड्राइड, टेलोरियम का हाइड्राइड और पोलोनियम का हाइड्राइड। बोलो। यस। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है, नजर मारो जरा। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक का मतलब क्या हुआ? जहां से जल्दी से H+ निकल जाएगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यस और नो? हाँ मैम। यस मैम। सोच के बताओ कहाँ से जल्दी H+ निकलेगा? पोलोनियम को तो मैं तो कहती हूँ छोड़ ही दो, क्योंकि वो हम उसकी जनरली बात भी नहीं करते। आपको पता है बेटा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, तो एक बार बताओ, हाइड्रोजन छोटकू सा, टेलोरियम इतना बड़ा, तो वीक नहीं होगा बॉन्ड? यस मैम। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक होगा तो मेरा बेटा H+ आसाम से निकल जाएगा। तो एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मैम ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींचेगा H+ निकल जाएगा। नहीं, इसको आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ, या यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं, तो वो किसका होगा? इससे उल्टा H2, फिर H2S, फिर सिलेनियम का और टेलोरियम का। बोलो। यस मैम। उसके बाद अगर मैं रिड्यूसिंग पावर की बात करूं, तो सेम यहाँ पे भी यही होगा। H2TE टेलोरियम वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, H2S वाला कम होगा। तो रिड्यूसिंग पावर जो है वो बढ़ती जाएगी डाउन द ग्रुप, ठीक है जी। यस मैम। इतना क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म कीजिए। मैम थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है जब उनका ना 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 ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपका जितना कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उतना ही वो स्टेबल है, थर्मल स्टेबल। ओके मैम। ठीक है, मतलब अगर आप हीट कर रहे हो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ब्रेक करने के लिए, जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है वो उतना स्टेबल होगा, ठीक है। ओके मैम। चलो एक काम करो, ये वाला ये वाला ये वाला नहीं, ये वाला रहने दो, ये वाला इनको एक बार देखना क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? एक बार देखो, क्या तुम इनकी वैल्यूज को जस्टिफाई कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों आया होगा? सोचो। यस मैम। आप पूछूंगी अभी रीजन। कृपा आप बताओ क्या समझ में आया? हाँ जी मैम।
क्या समझ में आया? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? माइक म्यूट कर लो, कोई नहीं। के आपको पता है ना, जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। यस मैम। पढ़ा था ना तुम लोगों ने। अगर आप डिसोसिएशन करवाते हो, लेट्स से ये एसिड है, वीक एसिड है, तो के कैसे लिखते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे? H प्लस A नेगेटिव बाय HA, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे जितना H प्लस होगा, जितना H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही Ka नहीं होगा, बताओ? और Yes, जितना H प्लस होगा रिलीज होगा उतना ही एसिडिक होगा वो। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे चेक करो एक बार, सबसे ज्यादा Ka की वैल्यू कहाँ है? ये रही मैम, इंटरलोयर। सबसे ज्यादा यही एसिडिक है, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है, उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी मैंने तुम्हें ये ऑर्डर अभी बताया। ठीक है, जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है वो इसमें डिसोसिएशन का ऑर्डर है। डिस्टेंस का भी मैंने तुम्हें बता दिया। एंगल का कल बताया था मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, टेस्ट होगा तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में पहले आने से पहले, तब मैं आगे कराऊंगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोन एंगल। और ये मत सोचना नहीं आएंगे हम, एब्सेंट लगा दूंगी और फिर एब्सेंट ही रहेगी तुम्हारी। रिमूव भी कर दिया जाएगा ग्रुप से जो बच्चा क्लास में आता है लेकिन 20-20 मिनट बाद चला जाता है। ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाने वाले हैं बेटा हम। तो सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा बोन एंगल वहां पे होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बोन एंगल भी कम होगा। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नजर दौड़ाओ ना, क्या है सबसे ज्यादा? देखो ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, वाटर का ही ज्यादा है। देखो यस। उसके बाद टिलोनियम वाला, उसके बाद सिलेनियम वाला, और उसके बाद सल्फर वाला। यानी कि यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे सॉरी फोर्थ, यानी कि यहाँ पे तो हमें दिक्कत ही नहीं हुई मैम, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो H2O का सबसे ज्यादा है, किस बेसिस पे लगाया होगा इन्होंने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। बाकी फिर टेलोनियम का, फिर सिलेनियम और सल्फर, ये किस बेसिस पे लगाया होगा? वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये ऑर्डर आएगा। क्या इस टेबल में किसी को कोई प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए। नो मैम। नो मैम। पक्का? यस मैम। चलो नहीं है तो फिर अभी क्वेश्चन पूछती हूँ। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। हैंड रेस कर लेना जितने बच्चे बैठे हो, 25। सौम्या आप बताओ। मैम ऑप्शन ए। सौम्या ऑप्शन ए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड ऑफ द H2E हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 फॉलोज ऑर्डर। तो E बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम के लिए है। तो यस, ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन। H2O को ज्यादा चाहिए एनर्जी तोड़ने के लिए, मतलब H2O का लाइक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए।
फिर सल्फर वाला, फिर सिलोनियम वाला, और ठीक है। ऑलराइट, ये वाला करो। तो 6 बच्चे। कृपा, मैं, हाँ, मैगदीप, मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस मैम सी। नहीं, ऑप्शन सी नहीं, वोटर का सबसे पहले ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए Yes, आया ma'am. ऑप्शन नहीं। बेटा पहले वोटर का, ठीक है, फिर उसके बाद आप वंडरवॉल फोर्सेस देखोगे ना, मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, यस मैम। तो इसलिए टेलोरियम का पहले आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद बेटा हम ये देखेंगे कि अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। हमें ये पता है क्या, नहीं पता तो देखो, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो हैं, डाइऑक्साइड्स भी बना सकते हैं, मोनोऑक्साइड्स भी बना सकते हैं, ट्राइऑक्साइड्स भी बना सकते हैं, इस तरीके के। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देखो। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, पहले मैंने हाइड्राइड्स की बात की थी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाएंगे, मेनली EO2 और EO3 के टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +4 होगी ऑक्सीडेशन से +6। याद करो, +4 और +6 तो सारे दिखा रहे हैं, देखो, यस मैम। ठीक है। पोलोनियम जो है आपका वो दिखा रहा है, क्या बोलते हैं, +4 वाला दिखाता है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे। ई क्या हो सकता है एलिमेंट, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। सल्फर हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी ना होगा +4 में, गेटिंग माय पॉइंट। सल्फर हो सकता है, सिलेनियम हो सकता है, टेलोरियम और पोलोनियम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो गैसेस हैं, सिलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है, ये आपको नहीं पढ़ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको बोला है कि जो सल्फर SO2 है और जो टेलोरियम का ऑक्साइड है, वो कह रहे हैं जो SO2 है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब सल्फर के बीच में कौन कौन आ गया, सल्फर और टेलोरियम के बीच में सिलेनियम का आ गया ना, वो सर प्रॉब्लम। तो मतलब नीचे जाते जाते वक्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, ऐसा क्यों? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहाँ पे +4 है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। तो सल्फर की मैक्सिमम +6 तक होती है, तो वो ऑक्सीडाइज कर सकता है मैम अपने आप को। टेलुरियम वाला +4 में है ना, तो ये क्या करना चाहेगा, कम में जाना चाहेगा, जा सकता है ना, ये 2 वाली भी दिखाता है। तो Yes, मतलब ये ma'am. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि +6 में तो नहीं जाएगा, बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट की, मतलब नीचे जाते जाते वक्त +4 वाली ज्यादा स्टेबल होती है ना। तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है मैम, गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे वहां पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है मेरा बेटा, इंक्रीज हो रहा है। क्या कहते हो, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ मैम, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ टेलोरियम O3 में है, ये देखो +6 में है, +4 में है, +2 में भी है। तो अब ये +4 में है, तो +4 से +2 में जा सकता है ना, यस मैम। और ये +4 से +6 में जा सकता है। तो वही यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, क्योंकि सल्फर की मोस्ट कॉमन +4 और +6 होती है, SO2 SO3। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ओके,
यहाँ पे देख लो एक बार मेरा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई गेस बस खत्म ही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सो एसिड्स और सल्फर करेंगे। यहाँ देखो क्या है, अगर मैं हेलोजन के साथ बेसिकली इनकी रिएक्शन कराती हूँ तो ये कौन से टाइप के हैलाइड्स बनाएंगे, EX2 वाले, EX4 वाले और EX6, मतलब +4, सॉरी +2, +4 और +6 है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। फिर ये कहता है कि यहाँ पे इधर आओ इधर आओ, फिर वो क्या कहता है, वेयर ई इज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, जो बेसिकली ग्रुप के एलिमेंट्स है उनकी बात कर रहे हैं, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्या बोला इन्होंने, एक्स हमारे पास हेलोजन है, एक्स हमारे पास हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीज इन दिस ऑर्डर, मतलब अगर आप कोई हैलाइड देखते हो तो जो फ्लोरीन वाला हैलाइड होगा वो कह रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्या बोला मैंने, मतलब ये देखा गया कि जो फ्लोराइड के साथ बेसिकली फ्लोराइड वाले हैलाइड्स है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है जी, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो स्टेबलाइज बेटर तरीके से कर सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर मैं हेक्सा हैलाइड्स की बात करूं, हेक्सा हैलाइड्स मतलब जैसे SF6, HCl6, SBr6 है ना, ये वाले, उसमें से जो हेक्सा फ्लोराइड्स देखे गए हैं, जैसे सिलेनियम का हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर का हेक्सा फ्लोराइड, टेलोरियम का, ये ज्यादा स्टेबल हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं हेक्सा हैलाइड्स है तो उसमें से हेक्सा फ्लोराइड्स वाले क्या होंगे, स्टेबल हैलाइड्स होंगे। ठीक है, स्टेबल होंगे। फिर वो कह रहे हैं हेक्सा फ्लोराइड गैसियस इन नेचर होता है, ये आपको नहीं करना। SF6 का आपको ज्योमेट्री याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ये आपको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया गया था। sp3d2 इसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, पता है ना, sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और बेटा हेक्सा, इधर आओ इधर आओ, हेक्सा जो फ्लोराइड्स होते हैं जैसे सिलेनियम का हो गया, सल्फर का हो गया, टेलोरियम हो गया, उसमें से भी जो सल्फर भैया जी है ना, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि सल्फर के नीचे सिलेनियम, सिलेनियम के नीचे टेलोरियम, इनका साइज बढ़ता जा रहा है और बेचारे फ्लोरीन क्या है, छोटे छोटे हैं, तो इतना बड़ा साइज फ्लोरीन बेचारे छुटके 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 से तो इतने स्टेबल नहीं होते हैं वो हैलाइड्स, जबकि सल्फर वाला SF6 वाला अच्छा खासा स्टेबल है, क्योंकि सल्फर ने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से फ्लोरीन को जगह दे रखे। तुम खुद देखो ना बेटा, फ्लोरीन के पास 2p है, इसके पास 3p है, सिलेनियम के पास क्या है, ओ सर सीधा प्रॉब्लम, 2p 3p 4p है, और ये क्या है 5p। अब तुम बताओ ना मुझे, 5p 2p का अच्छा ओवरलैपिंग होगा या 3p 2p का, मैम 3p 2p का, 3p 2p का। ठीक है। और अगर मैं टेट्रा फ्लोराइड्स की बात करूं, टेट्रा बोले तो 4, SF4, सिलेनियम का, टेलोरियम का, तो ये सारे sp3d होते हैं। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इनका स्ट्रक्चर होता है, SF4 का बताया था ना, यस मैम। 6 + 4 10/2 5, तो 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो मतलब ये क्या होते हैं, पिरामिडल होते हैं, लेकिन इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, सीसो शेप होता है। किसी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ो भाई ये चैप्टर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और आपको ये पता ही है यहाँ पे क्या होता है, 2 एक्सियल होते हैं, इक्विटोरियल होता है, और इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आता है, तो बस यही लिखा हुआ। ठीक है, यस मैम। यस मैम। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, साइज बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना। ठीक है, अब एक बात बताओ, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स वाटर, जो कम स्टेबल होगा, कम स्टेबल कौन है, टेलोरियम वाला। तो हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर क्या मैं ये बोल सकती हूँ, मतलब SF6 तो नहीं रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्योंकि भाई स्टेबल है, वो कहता है भाई मेरे को करवाना ही नहीं, मैं तो बस खुश हूँ यार, मैं क्यों करवाऊं, मैं क्यों करवाऊं। ठीक है, उसके बाद ओजोन का स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता होना चाहिए, मोस्टली बच्चों को पता भी है ओजोन का स्ट्रक्चर, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है।
ठीक है, यहाँ पे जितनी भी बोन लेंथ है वो बराबर होती है रेजोनेंस की वजह से। और आपसे पूछा जाता है इसमें हाउ मेनी लोन पेयर्स, कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लोन पेयर हैं, 6। क्योंकि ऑक्टेट देखो ना 1 2 3, यहाँ पे देखो ना टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पूरे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल आपको याद नहीं रखना कि 117 डिग्री का होता है। ठीक है, आपका रेजोनेंस की वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ना ही तो सिंगल बॉन्ड सिंगल रहता है, डबल डबल रहता है। इस तरीके से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, अगर ये टॉपिक कभी पढ़ा है तो। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। आज के लिए इतना ही करेंगे। अब कल बस लास्ट क्लास में हमारे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स रह जाएंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को ग्रुप 17, मेन ग्रुप 18 तो 7-8 मिनट का है, मेन हमारा जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपका ग्रुप नंबर 17 में, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 कैसा बड़ा है। ठीक है, तो उस पे हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, शायद मैं टाइम ज्यादा भी लूं, है ना। तो अपनी कब होती है बेटा, ट्यूसडे को होती है ना अपनी क्लास। यस हाँ, तो यस ट्यूसडे को होती है। ठीक है, ठीक है मैम बच्चों। आपने टेस्ट का बताना था। टेस्ट का क्या बताना था बेटा? मैम जो लॉन्ग टेस्ट होना है हमारा संडे को। नहीं, मैं कह रही थी उसका डिस्कशन कराऊंगी। ओके मैम। ठीक है।